बांग्लादेश का मोदी सरकार को अब तक का सबसे सख्त पैगाम। भारत शायद अभी भी बांग्लादेश को अपनी क्लाइंट स्टेट समझता है, इसलिए उसकी सॉवरेंटी की कोई खास रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और इससे ऐसा लगता है कि वो ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से भी कोई ज्यादा सीरियस नजर नहीं आते। बांग्लादेश की आउटस्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। भारत ने उनको पनाह दी हुई है और अब भारत एक हाथ आगे निकल गया है और एक इवेंट मुनक्किद करवाया गया जिसमें क्लब ऑफ साउथ एशिया इन न्यू दिल्ली के कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद थे और वहां पर उन्होंने एक ऑडियो खिताब किया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस खिताब में उन्होंने क्या बातें की हैं, इस हवाले से बांग्लादेश का क्या रिस्पॉन्स आया है और शेख हसीना वाजिद के बेटे ने पाकिस्तान और ISI के बारे में क्या बातें कही हैं। हम देखेंगे बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात की करंट ट्रेजेक्ट्री और इस हवाले से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसा कि पाकिस्तान और किस तरह बांग्लादेश बैलेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के अंडर। तो आइए जरा नजर डालते हैं कि भारत किस तरह की शरारतें कर रहा है बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है। आइए देखते हैं। ये जो लाइव स्पीच की है शेख हसीना वाजिद ने, इसको ऑडियो के जरिए प्रोपेगेट किया गया है जिसमें उन्होंने कुछ पैगामात दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं वापस जाऊंगी बांग्लादेश, दिसंबर में वापस जाऊंगी, मुझे पता है मेरे लिए खतरात बहुत मौजूद हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं कि मैं अपने लोगों से दूर रहूं। और याद रहे कि बांग्लादेश में उनको फांसी की सजा हो चुकी हुई है। वो कहती है कि मैं जानती हूं कि वो हमें जेल में डाल देंगे या मुझे मार देंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे वापस जाना है और ये डर मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता कि मैं लोगों से इंगेज करूं या ना करूं। और इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अवामी लीग पर जो पाबंदी है बांग्लादेश के अंदर उसको हटना चाहिए और उनको पॉलिटिकल प्रोसेस का प्रॉपर हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से बांग्लादेश में एक काफी खलबली मच गई है और उनका ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक पूरी स्टेटमेंट निकाली है, उस पर भी अभी नजर डालते हैं भारत ने क्या कहा है। लेकिन पहले जरा इनके बेटे पर नजर डाल लें। इन्होंने भी वहां पर स्पीच की, वो शायद वीडियो के जरिए अपेयर हुए थे और उन्होंने तो पाकिस्तान की भी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये जो नया सेटअप है ये ISI को होस्ट कर रहा है और बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। उन्होंने भारत को तंबीह की कि आपके ईस्टर्न फ्लैंक में भी एक नया पाकिस्तान इमर्ज हो रहा है, लिहाजा वेक अप। और साथ ही उन्होंने इल्जामात की बारिश कर दी कि वो दहशतगर्द जिनको हमने कन्विक्ट किया था, उन्होंने नाम लिए दहशतगर्द तंजीमों के जो आलमी तौर पर एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि इनसे इनका ताल्लुक था, उनको छोड़ा जा रहा है और वो दंदनाते फेर रहे हैं आज के बांग्लादेश के अंदर। और आपको याद है अवामी लीग की पॉलिसी शेख हसीना वाजिद के अंडर क्या थी। मोदी सरकार का भी प्रेशर था कि ये जो इस्लामिक पार्टीज हैं जैसे कि जमात इस्लामी वगैरह, इन पर क्रैकडाउन किया जाए और शेख हसीना वाजिद ने सख्त क्रैकडाउन किया था, उनके बूढ़े लोगों को फांसियां दी थी। और अब उनका यही नैरेटिव है कि ये लोग अब आ गए हैं और हमने ये इलेक्शन में भी देखा था कि जमात इस्लामी पर जब पाबंदी उठी तो इन्होंने कुछ सीटें भी जीती हैं, 70 के करीब सीटें जीती हैं और जो यूथ मूवमेंट है, जो यूथ की पार्टी है, उससे उनका एक अलायंस भी है। लेकिन तारिक रहमान ने वाज़ेह बढ़तरी ली थी और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और वो किस पॉलिटिकल फैक्शन का हिस्सा हैं? वो खालिदा ज़िया के बेटे हैं, खालिदा ज़िया जिनको 80 साल की उम्र में शेख हसीना वाजिद ने जेल में बंद रखा हुआ था। और अब तारिक रहमान आ गए हैं। तारिक रहमान, अगर आप बांग्लादेश के लोगों से बात करें तो वो यही कहते हैं कि बीच का रास्ता यही था, तारिक रहमान इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ऑफिशियली इस इवेंट की सख्ती से मजम्मत की है और उन्होंने भारत पर तनकीद की है कि उन्होंने अलाउ किया है शेख हसीना वाजिद को कि वो यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी सरंजाम दे सकें, जो कि कन्विक्टेड हैं और सजाए मौत का सामना कर रही हैं। उनको इस तरह फैसिलिटेट करना नाकाबिल कबूल है। इसके अलावा भी बड़ी सख्त बातें की हैं, उन्होंने कुछ याद दहानियां कराई हैं। लेकिन इससे पहले भारत के रिस्पांस की बात करें तो भारत ने यहां पर यह कहा है कि ये एक प्राइवेट इवेंट था और सरकार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि भारत ही वो है जिसने इनको सियासी पनाह दी हुई है और भारत की मर्जी के बगैर वो ये कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकती थी। लेकिन भारत ने उनको अलाउ किया। न्यू दिल्ली में वहां पर जर्नलिस्ट आए, भारतीय जर्नलिस्ट ने उसको कवर किया, उसको प्रोपेगेट करने की कोशिश की। पूरी दुनिया
दुनिया के मीडिया पर आया। और यही स्ट्रेटजी होती है, जब आपने किसी को पॉलिटिकल असाइलम दिया होता है तो आप उसको किसी हद तक स्पेस भी देने की कोशिश करते हो। यहाँ पर भारत अमेरिका की प्लेबुक डिस्प्ले कर रहा है, यानी कोशिश ये कर रहा है कि जो उनके हमायती लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए और एक ऐसी राह निकाली जाए कि उनको एक बार फिर अपनी सरजमीन से लॉन्च किया जाए, यानी उनका पॉलिटिकल प्रोसेस उसको किसी हद तक कामयाब बनाया जाए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और भारत के हिसाब में ये उनकी एक नई चाल है। और आपको याद है हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत को उम्मीद थी नई हुकूमत से कि वो इनसे बातचीत करेगी कि आगे ताल्लुकात को किस तरह लेकर चलना है, क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी उसका जो सेंटिमेंट था वो यूथ लेड था और वहां पर टोटल एंटी इंडिया सेंटिमेंट था। अभी भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, लेकिन तारिक रहमान की हुकूमत एक बैलेंस तलाश करने की कोशिश कर रही है। वो खुद कहते हैं कि हमने सबसे बनाकर रखनी है, किसी से बिगाड़नी नहीं। और भारत तो वैसे ही उनके लिए जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, चारों तरफ से भारत लगता है उनको। तो लॉन्ग टर्म के लिए बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स का यह ख्याल है कि भारत हमारी जरूरत है, लिहाजा कंप्लीटली एलियनेट नहीं कर सकते। तारिक रहमान का ये नैरेटिव कांस्टेंट सामने आता रहता है कि जी हम सबसे ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं, हम एक बैलेंस कायम करना चाहते हैं, लेकिन शायद भारत को वो चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि भारत को आदत पड़ी हुई है शेख हसीना वाजिद की कि बांग्लादेश हमारी एक वेसल स्टेट बनकर रहे, हमारे इशारों पर चले, हमारी हर बात माने, हमसे मशवरा करके फॉरेन पॉलिसी चलाए, पाकिस्तान से ताल्लुक कता कर दे, चाइना से ताल्लुकात लिमिटेड कर दे। लेकिन बांग्लादेश ऐसा कर नहीं रहा। बांग्लादेश का भी हमने रिसेंटली ये डेवलपमेंट्स देखी हैं, उनका चाइना का विजिट देखा है, जबरदस्त वहां पर डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी और बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी है उसके दरमियान ताल्लुक हो, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, मिलिट्री टू मिलिट्री कनेक्शन हो, ट्रेड रिलेशंस हो, एयर ट्रैवल हो, ब्यूरोक्रेसी हो, टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री ट्रेनिंग हो, JF-17 थंडर के प्लेटफॉर्म पर कोऑर्डिनेशन हो, यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर चल रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो एक पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट हुआ था शेख हसीना वाजिद के भागने के बाद, वो अभी भी मेंटेन नजर आ रहा है और यही शायद तकलीफ है भारत को। और उन्होंने ये इकदाम इस मौके पर किया है, मतलब उस मौके पर इनको फैसिलिटेट किया है जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर एक मेमोरियल का इफ्तिताह कर रहे थे जिसका ताल्लुक 2024 की अपराइजिंग से था। और जितने लोगों का कत्लेआम किया शेख हसीना वाजिद ने 2 साल पहले, उसकी याद में उन्होंने इस मेमोरियल को ओपन किया है शुहदा की कुर्बानियों को ऑनर करने के लिए। उस मौके पर इन्होंने शेख हसीना वाजिद की सॉफ्ट लॉन्चिंग करवाने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बांग्लादेश का गुस्सा बनता था। अब उनके जरा स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि बांग्लादेश इज outraged by her open engagement with the media in New Delhi, where she and her henchmen launched venomous vitriol against the state of Bangladesh and her people. उन्होंने कहा कि हमें बहुत तकलीफ से ये कहना पड़ रहा है कि भारत के साथ हमने ऑलरेडी इस हवाले से कंसर्न शेयर कर दिए थे कि इसको अलाउ ना किया जाए, फिर भी भारत ने इसको अलाउ किया है, जो कि बायलैटरल रिलेशंस की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि उस दिन के मौके पर जब हम अपने रेवोल्यूशन की 2nd एनिवर्सरी मना रहे थे और जिन लोगों को वहां पर शहीद किया गया उनकी कातिल को आपने ये स्पेस दी है। दिस इंटरेक्शन बाय शेख हसीना ऑन द इंडियन सॉइल स्टैंड्स एज एन अफ्रंट टू द सॉवरेनिटी ऑफ बांग्लादेश एंड अ ग्रीवियस इंसल्ट टू द मार्टर्स ऑफ द जुलाई रेवोल्यूशन। उन्होंने याद दिलाया कि ये एक फाशिस्ट रजीम था और इनकी एब्सकॉन्डिंग कन्विक्टेड मैस मर्डरर शेख हसीना और उनके चमचों की तरफ से ये एक भोंडी एफर्ट है तारीख को तब्दील करने की, जिसमें भारत ने इनका साथ दिया है। बांग्लादेश और इसके लोग इस एफर्ट को रिजेक्ट करते हैं और हम इस चीज का अयादा करते हैं कि हम इस फाशिस्ट दौर में कभी वापस एंटर नहीं होंगे एंड बांग्लादेश विल नेवर बी अ क्लाइंट स्टेट। उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि अब हम आपसे डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करेंगे, अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको एक्सरसाइज करेंगे। और इससे इन्होंने क्या मैसेज दिया है कि अब आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम कितना पाकिस्तान से ताल्लुक बढ़ाएंगे और कितना चाइना से डील करेंगे, ये अब हमारा काम है। हम एक आजाद रियासत हैं, क्लाइंट स्टेट नहीं है आपकी। क्लियर कट भारत के खिलाफ यहाँ पर लफ्जी गोलाबारी की गई है और डेफिनेटली ये रिएक्शन बनता भी है बांग्लादेश की हुकूमत का। उन्होंने कहा कि कन्विक्टेड मैस मर्डरर हसीना एंड हर माफिया एंटरप्राइज विल नेवर हैव अ प्लेस इन द
पॉलिटी ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम भारत के साथ कंस्ट्रक्टिव, म्यूचुअली बेनिफिशियल और फॉरवर्ड लुकिंग रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ें विद सॉवरन इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स एंड नेशनल डिग्निटी। यानी हम नॉन इंटरफेरेंस की अप्रोच पर अब यकीन रखते हैं। शेख हसीना वाजिद ने तो क्या किया है, टोटल इंटरफेरेंस करवाई है मोदी की और हर चीज पे डिक्टेशन ली है। और यही इसकी रीजन थी कि जब से शेख हसीना वाजिद और मोदी ये 12-13 सालों से थे, पाकिस्तान से इनके ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो गए थे बांग्लादेश के। हालांकि पहले किसी ना किसी लेवल पर चलते रहते थे। 1971 में जब बांग्लादेश बना और उसके बाद लाहौर में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई 1973 में, तब भी शेख मुजीबुर रहमान बड़े जोशो खरोश से पाकिस्तान आए और उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। उसके बाद खालदा ज़िया के जो खावंद थे जनरल ज़िया, उन्होंने किसी हद तक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखे। खालदा ज़िया खुद पाकिस्तान तशरीफ लाए जब मुशर्रफ की हुकूमत थी। तो इतने बुरे हालात नहीं थे इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के जो शेख हसीना वाजिद के दौर में हुए और मोदी के कहने पर। एक ही फैक्टर था, वो था मोदी हसीना का जो एक गठजोड़ था। और साथ ही उन्होंने इस अफसोस का भी इजहार कर दिया कि हमने मल्टीपल टाइम्स भारत से रिक्वेस्ट की है कि शेख हसीना वाजिद को हमारे वापस हवाले किया जाए, लेकिन भारत इसको डिनाई कर रहा है। भारत कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और ये चीज हमारे ताल्लुकात को खराब कर रही है। जबकि दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि इनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो मीडिया से इंटरेक्ट करें। तो ये क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि भारत की जो अप्रोच है बांग्लादेश के हवाले से, उसमें कोई मैच्योरिटी हमें नजर नहीं आ रही। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि जब नई हुकूमत आएगी तो भारत उससे कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करेगा, लेकिन भारत की हठधर्मी कायम है और वो अब उसको पॉलिटिकल स्पेस दे रहे हैं अपनी सॉइल से। यानी कि वो यहाँ से प्रोपेगेंडा करे, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाए और वक्त के साथ साथ मजबूत हो। ये है भारत की वहां पर स्ट्रेटजी। और आपको याद है जो हमने इस वीडियो में बातें की थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भारत ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं करेगा तारिक रहमान से बातचीत की, लेकिन इनको शायद तकलीफ है तारिक रहमान के जो विजिट हुए हैं चाइना में और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री टू मिलिट्री, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ा है, ये इनको हजम नहीं हो रहा। वो समझते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए हम बांग्लादेश को अपने ताबे कर सकते हैं। और वो प्रेशर टैक्टिक्स क्या है कि डैम के हवाले से डेटा शेयर ना करना और बांग्लादेश में सैलाब की सूरत हाल जो भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है। गुमटी रिवर, टीस्टा रिवर पर अब फाइनली बांग्लादेश ने कहा है कि हम चाइना से मदद लेंगे, चाइना इनकी मदद करेगा। ये भी तकलीफ है इनको, हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। टॉप ब्यूरोक्रेट्स इस्लामाबाद जाएंगे। JF-17 थंडर्स और उसके प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग पाकिस्तान के साथ होगी। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना को मजीद स्पेस दी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट की। और भारत अपने रवैये की वजह से अपना पत्ता खुद साफ करवा रहा है। और बहुत सी पोर्ट्स पर जहां भारत के ड्रीम्स थे कि हम बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां भी चाइना आ रहा है। शेख हसीना वाजिद के हवाले से भारत एक डेंजरस गेम खेल रहा है जिसका भारत को नुकसान होगा। वो ये समझ रहा है कि अपने मुल्क से इनको पॉलिटिकल स्पेस देकर इनकी पॉपुलैरिटी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा और एक दिन ये वापस बांग्लादेश जाएंगी और लोग इनका इस्तकबाल करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। पास्ट में ऐसा तब हुआ है जब लीडर्स एग्जाइल के बाद मुल्क में वापस आए हैं, जब पब्लिक सपोर्ट होती है। तब नहीं होता जब आपने 1400 लोगों पर गोलियां चलवाई हो और कोर्ट ने आपको सजाए मौत दी हो। भारत को इस चीज की भी बहुत तकलीफ है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है। और अक्सर उनके मीडिया को कभी ख्वाब आता है और वो लिखते हैं कि ISI की प्रेजेंस बढ़ गई है बांग्लादेश में। और ये चीज जो पहले इंडियन मीडिया कह रहा था या इंडिया के कुछ सियासतदानों के मुंह से सुना था, अब वो शेख हसीना वाजिद का बेटा कह रहा है। यानी भारत की जुबान बोल रहा है और पाकिस्तान को एक किस्म का वो ताना दे रहा है, मतलब बुरा भला कह रहा है कि पाकिस्तान होना कोई गाली है कि अगर आपके ईस्ट में पाकिस्तान है। वो इंडिया को ये कह रहा है कि आपके ईस्ट में एक नया पाकिस्तान इमर्ज हो रहा है, आपको जागना होगा। तो ये इनकी अप्रोच है, ये इनकी ट्रेनिंग है जो मोदी सरकार ने की है। और इनको पता है कि अब हमें पनाह देने वाला कोई नहीं, लिहाजा हमने उसी के गुण गाने हैं जिसके हाँ हमने पनाह ली हुई है। और बहुत डेंजरस गेम है ये मोदी की, बहुत डेंजरस गेम है कि लोगों की उमंगों के खिलाफ जाकर एक लीडर को पनाह दे रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ फिर बातें निकलवा रहे हैं। इनको ये डर है कि जी ISI वहां पर आ जाएगी, तो ISI आ जाएगी तो रोकना किसने है? हर मुल्क की जो सिक्योरिटी होती है उसका अपना काम होता है। इनको ये डर है कि ISI वहां पर आ गई तो चिकन नेक के
जरिए भारत की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इनको भारत से अलहदा ना कर दें। और एक बार फिर हम देख रहे हैं बहुत से फसादात असम के अंदर, ये भी 7 सिस्टर्स का ही एक पार्ट है जो कि एक नेग्लेक्टेड रीजन है। ये ओवरऑल भारत ने इस पर कभी तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर लड़ाइयाँ, यहाँ पर सेक्टेरियन वायलेंस हो, रिलीजन की बेस पर यहाँ पर लड़ाइयाँ हो, गुर्बत हो या इंसर्जेंसी हो, हमेशा ये इलाका शोरिश ज़दा रहता है और इनको फिर नाइटमेयर्स आते हैं ISI के। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या शेख हसीना वाजिद ने ये जो क्लेम किया है कि दिसंबर में मैं बांग्लादेश जाकर ही दम लूंगी, क्या वो ऐसा कर सकती हैं या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रेटरिक है और वो पॉलिटिकली अपने नैरेटिव के अंदर जान भरने की कोशिश कर रही हैं? और आपके ख्याल में भारत की इन हरकतों की वजह से तारिक रहमान की हुकूमत के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे? तारिक रहमान की हो या कोई भी हुकूमत हो बांग्लादेश में, क्या इनके ताल्लुकात किसी हद तक बेहतर होंगे भारत से, या आपको इनके दरमियान टेंशंस बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं, जो कि पिछले 2 साल के मुकाबले में देखें तो वो बढ़ रही हैं? और ये भी जो डेवलपमेंट है ये उसका मुंह बोलता सबूत है कि भारत तैयार नहीं नजर आता। भारत सिर्फ उस केस में इनसे दोस्ती करने के लिए तैयार नजर आता जब ये भारत की बात मानेंगे, और बांग्लादेश ने क्लियरली कह दिया कि हम क्लाइंट स्टेट नहीं। तो आप क्या समझते हैं, दोस्ती होगी या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।